सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए थे। इसी तरह श्री कृष्ण सिंह की दूसरी उपलब्धि की बात करें, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, आज बिहार को पलायन के लिए, बेरोजगारी के लिए, उद्योगहीनता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक दौर था कि बिहार में कई प्रकार के उद्योग थे। हमने अपने बचपन में भी देखा है, बिहार के उद्योग धंधों के बारे में किताबों में पढ़ाया जाता था। बेगूसराय जिले में तो एक हब, इंडस्ट्रियल हब बनाया था। वहाँ पर बरौनी तेल शोधक कारखाना, फर्टिलाइजर और ये पावर प्लांट बनाया गया था। इसी तरह से सिंदरी में खाद का कारखाना था, सीमेंट का कारखाना था। डालमिया नगर में चीनी, बिस्किट, चॉकलेट, मरहोरा में फैक्ट्रियों के जाल बने होते, कई सारे जूट मिल, चीनी मिले, पेपर मिल, ये उद्योग धंधे लगाए गए थे। और इन सब की जो नींव रखी थी, एक विकसित बिहार की, एक मजबूत बिहार की नींव श्री कृष्ण सिंह ने रखी थी। लेकिन बाद में आने वाले नेता उस कड़ी को आगे नहीं बढ़ा सके। नीतीश कुमार ने, हालांकि नीतीश कुमार के अगर कार्यकाल को आप अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखें, पहला कार्यकाल उनका, नीतीश कुमार का जो रहा था, उसमें उन्होंने अपराध नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया। 2005 से 2010 की बात में कर रहा हूं, अपराध नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया, सड़कें बनवाई। दूसरे कार्यकाल में 2010 वाला जो कार्यकाल था, 2010 से 20 वाला, हालांकि उसमें 2 बार इधर से उधर भी हुए, लेकिन उस समय में उन्होंने बिजली व्यवस्था पर काफी अच्छा काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा बेहतर काम किया। और उसके बाद जो तीसरा कार्यकाल आता है नीतीश का, 2020 से 2015 से 2020 वाला काफी टर्बुलेंट कार्यकाल रहा था उनका, लेकिन 2020 से 2025 के कार्यकाल में फिर से उन्होंने पानी पर, नल जल योजना नीतीश की भी एक उपलब्धि कही जाएगी। लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में अगर एक उपलब्धि को आप सघनता से देखते हैं तो वो रही है उनकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास। पूरे अपने 20 साल के कार्यकाल, जिस तरह से बच्चियों को 10वीं पास करने पर एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता था, वो वाकई में सिर्फ बच्चियों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, वो पूरे परिवार और समाज के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति होती है। जब आपकी बेटी कुछ करती है और उसकी वजह से आपको सीधा फायदा होता है, तो इस तरह की योजनाएं वाकई में ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं, जो सीधा आपके फेवर में काम करती है। बिल्कुल। और साथ ही आपको बता दें कि सर, नीतीश कुमार का एक और इतिहास रहा है। शपथ के अलावा वो अपने पार्टनर, पॉलिटिकल पार्टनर जो उनके हैं, उनके साथ पलटी मारने का उनका एक लंबा इतिहास रहा है। अगर देखा जाए तो इन 25 सालों में करीब करीब वो 5 बार पार्टनर बदल चुके हैं, अपने साथी बदल चुके हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ज़रा सा भी आभास होता है कि यहाँ से मुझे खतरा है। रामविलास पासवान को कहते हैं मौसम वैज्ञानिक, और मुझे लगता है कि इनको कुछ ऐसा कहा जाना चाहिए, ये पहले ही खतरा भांप लेते हैं। जो एक इन्वेस्टिगेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि पहले से ही इस चीज़ को भांप लेना कि चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होने वाली हैं, कुछ तो अंदर खाने प्लानिंग चल रही है, और उसके बाद जब तक सामने वाला उनको झटका दे, उसके पहले नीतीश बाबू खुद ही सामने वाले को झटका देते रहे हैं। ये एक रहा है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इन 25 साल में 10 बार वो शपथ ले रहे हैं, 10वीं बार, तो ऑन एन एवरेज 2.25 साल का एक कार्यकाल उनका मानकर चलना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ऐसा कार्यकाल होगा जहाँ नीतीश कुमार 5 साल बिना किसी पलटी के एनडीए के साथ चलेंगे? सिद्धार्थ, जिस तरह के नंबर आए हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के लिए कोई गुंजाइश है इस गठबंधन से अलग जाने का। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है, संभावना हमेशा बिल्कुल संभावना बनी रहती है। कोई अस्थायी मित्र नहीं होता है, कोई अस्थायी शत्रु नहीं होता है। लेकिन जिस तरह के नंबर आए हैं, बोर्ड पर जो नंबर हैं, अगर नीतीश कुमार इस गठबंधन को त्याग कर जाते हैं तो दूसरी तरफ एक अस्थायित्व वाली सरकार बनाएंगे। इस गठबंधन में रहते हैं तो कंफर्टेबल सरकार चलाएंगे। और बीजेपी, मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार जब तक चाहे तब तक उनको कोई बीच में व्यवधान उत्पन्न करेगी। उनके मुख्यमंत्रित्व के रोल के तौर पे वो बने रहेंगे। और मुझे लगता है कि कई बार नीतीश कुमार ने कहा, उनके पार्टी के लोगों से पटना में जब हमारी बात होती थी, वो लोग भी कहते थे कि हालांकि उनके लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन उनका नेचुरल अलायंस बनता है बीजेपी के साथ। और ये बिहार के लोगों ने भी इस बात पे मैंडेट लगाया है। जब पिछली बार की बात हम कर रहे थे, जब 2015 में चुनकर आए थे आरजेडी के साथ पहली बार,
जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था और बीजेपी लगभग मैदान से बाहर हो गई थी, 55 सीटों पे आ गई थी बीजेपी। जी। वहां भी नीतीश कुमार 2 साल में सफोकेट होने लगते हैं उस गठबंधन में, और भ्रष्टाचार के नाम पर, जंगल राज के नाम पर उन्होंने उससे अपना पाला छुड़ा के इधर आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी। और तभी भी उनके लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो साथ है उनके लिए वो नेचुरल है। तो और यहाँ पर अगर कशमकश जैसी स्थिति रहती, नंबर कम रहते, 150 के आसपास अगर एनडीए अलायंस की सीटें रहती, उसमें नीतीश कुमार की ज्यादा सीटें रहती, तो ऐसा समझा जाता हो सकता है कि ये भविष्य में फिर से अपना रुख बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह के नंबर आ गए हैं दोनों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जेडीयू के लिए भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नंबर बहुत ज्यादा रहते और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की संख्या यदि बहुत कम रहती, जैसे पिछली बार के चुनाव में हुआ था, तो फिर ऐसे कयास लगाए जा सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी शायद नीतीश कुमार की जगह किसी अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। लेकिन जो नंबर आए हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड हैं। साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र की सरकार को भी नीतीश कुमार की पार्टी की जरूरत है, जेडीयू की जरूरत उन्हें भी है वहां पे। जी। तो यहाँ पर कुछ मंत्री भी उनके साथ आज शपथ लेंगे। 11 से 12 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह चलेगा, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह जो कि निशानेबाज हैं, कॉमनवेल्थ में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, मेडल भी हासिल किया है, साथ ही मंगल पांडे। और इसके अलावा सर कोई ऐसा नाम जो आपको लगा हो कि शायद इस सूची में नहीं हो सकता था लेकिन है? बिल्कुल, कई सारे नाम हैं सिद्धार्थ सूची में। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी थोड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है यहाँ पर। आज नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण में कहा जा रहा है कि 14 मंत्री जो शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, जबकि जनता दल यूनाइटेड के 8 लोग ही शपथ ले पाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है आज, एक हमसे। लोक जनशक्ति पार्टी से संजय सिंह जी, जिन्होंने महुआ से मुकेश रोशन राजद के उम्मीदवार को हराया और साथ ही तेज प्रताप यादव को भी तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इससे पहले आप देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में संजय सिंह की कोई चर्चा नहीं होती है, उनका कद कुछ ऐसा नहीं था, चुनाव से पहले कोई नहीं ये दाव लगा सकता था कि ये जीत भी जाएंगे। अब उनको जायंट किलर होने का शायद इनाम मिले, क्योंकि उन्होंने मुकेश रोशन को ही नहीं हराया है, केवल मुकेश रोशन को ही नहीं हराया सर। है। मैं यहाँ पर सर थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नीतीश कुमार के उन 9 पिछले शपथ ग्रहण समारोह की है, जब उन्होंने शपथ ली, कई बार खुले मैदान में तो कई बार राज्यपाल भवन में। तो ये तस्वीरों में आप देखेंगे और इसमें आज एक और तस्वीर ऐतिहासिक रूप से जुड़ने वाली है। एक और बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कोरोना हो, बारिश हो, धूप हो, छांव हो, सर्दी हो, गर्मी हो, नीतीश कुमार ने हर सीजन में शपथ ली। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नीचे की लाइन में तीसरी तस्वीर है, या ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे तो जो 7वीं तस्वीर है उसमें आप देखेंगे तो मास्क भी उनके साथ है। तो कोरोना के दौरान भी उन्होंने एक शपथ ली हुई है। तो ऐसा है नीतीश कुमार का एक पॉलिटिकल जर्नी, जो बताता है कि वो कितने प्रासंगिक हैं वर्तमान की जो भारतीय राजनीति है उसमें। सर और बिल्कुल नीतीश कुमार कितने प्रासंगिक हैं ये आपको पिछले 25-30 साल के ग्राफ से पता चल जाएगा। मैं बल्कि बात करूं, अगर 1990 से जब से सामाजिक न्याय की पहरुए पार्टियों की सरकार बनी है बिहार में, 1990 में पहली बार लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि उससे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता मुख्यमंत्री बन चुके थे बिहार के। लेकिन लालू यादव का उदय अगर होता है तो उसमें नीतीश कुमार की बहुत 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 बड़ी भूमिका होती है। वो एक तरह से आर्किटेक्ट के रोल में होते हैं 1990 के चुनाव में। 1990 में विधानसभा चुनाव जो होता है जिसमें लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। 1995 में जबकि वो लालू यादव से अलग होकर लड़ते हैं, जनता पार्टी बनाकर लड़ते हैं, सीटें उनकी केवल 7 आती है 1995 में, लेकिन वहां भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। दरअसल 1995 में यह समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार लालू यादव को बहुत कड़ी टक्कर दे सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होता है, समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है। बाद में समता पार्टी कई और पार्टियों को मिला करके जनता दल यूनाइटेड बनाती है और उसके बाद लगातार बीजेपी के साथ इनका गठबंधन चलता रहता है। तो 1995 के बाद 2000 में ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भले एक हफ्ते के लिए ही सही। और उसमें भी इनकी प्रासंगिकता देखिए कि 2000 में जो चुनाव हुए थे, साल 2000 में बिहार में जो चुनाव हुए थे, बिहार झारखंड उस समय में एक हुआ करता था और संयुक्त बिहार का ये आखिरी चुनाव था।
उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आई थी, वो सीटों का अंतर काफी था, लेकिन नीतीश कुमार को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसकी पहल करते हैं उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो नीतीश जी कितने प्रासंगिक हैं बिहार के लिए, ये आपको 2005 से ही नहीं, लगभग आपको 1990 से समझ में आ जाता है। 2005 के बाद तो ये लगातार बने हुए हैं, और प्रासंगिक इसलिए भी, आप देखिए बिहार में सत्ता का ही संतुलन नहीं बल्कि जनमत का संतुलन भी नीतीश कुमार ही बनाते हैं। देखिए 2005 से लेकर अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं उसका पलड़ा भारी रहता है। कहा जाता है नीतीश कुमार अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सरकार बनाने की गारंटी है, ये भी बात सच है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतते हैं, 2010 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतते हैं, 2015 में वो चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर किसी ने रिवाइव किया है तो उसका श्रेय, और कांग्रेस को भी रिवाइव करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। जो राष्ट्रीय जनता दल 2010 के चुनाव में 22 सीटों पर आ जाती है, नीतीश की संजीवनी पाकर वो 2015 में 80 सीटें जीतते हैं, बल्कि इनकी सीटें कम हो जाती है जेडीयू की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश की 43 सीटें आती है, भारतीय जनता पार्टी की 74 सीटें आती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बनते हैं। तो नीतीश बिहार में सत्ता के साथ साथ जनमत का भी संतुलन स्थापित करते हैं। यह बात एक गारंटर के तौर पर वो चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते भी हैं, सामने वाली पार्टी को मजबूत भी करते हैं, कमजोर भी करते हैं, जैसा उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पर एक बार जाति के हिसाब से देख लेते हैं कि किस को कितनी सीटें मिल रही हैं और कितनी कुर्सियां मिल रही हैं मंत्रिमंडल में। तो सबसे पहले जदयू की बात करेंगे, जिसमें संभावित जो आज शपथ ले सकते हैं उसमें जिनके नाम है तो उनकी जाति के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये लाइव विजुअल हैं। नीतीश कुमार का इंतज़ार किया जा रहा है, किसी भी वक्त ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू फिलहाल फ्रेम में दिख रहे हैं, पीछे नायब सिंह सैनी भी हैं, और भी कई सारे बड़े दिग्गज हैं जो एक मंच पर आज इकट्ठे हुए हैं और एक तरह की दमदारी पेश कर रहे हैं बिहार की जनता के सामने कि आपने हमें चुना है और अब अगले 5 साल हमारे हैं, हम तय करेंगे आपका भविष्य। बहुत सारे वादे किए गए हैं, फैक्ट्रियां लगाने के, नौकरी देने के, सामाजिक न्याय के, सुशासन के, ये सारे वादे चुनाव में किए गए हैं। तो उम्मीद है कि यह सरकार इस बार बिहार की तस्वीर बदलेगी और एक नया बिहार बिहारियों के नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थ, और आप बात कर रहे थे जातीय समीकरण साधने की। कैबिनेट दरअसल बिहार का चुनाव प्रबंधन जातियों के खांचे से अलग नहीं हो सकता है, और उस अर्थ में अगर मैं कहूँ तो पूरे देश में भी बिहार कुख्यात हो चुका है। इस मामले में बिहार पे एक लेवल चस्पा कर दिया गया है कि यहाँ जात पात की ही राजनीति होती है, लेकिन आप किसी प्रदेश में देखेंगे तो ये जातीय समीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आधुनिक भारत में पिछले 5 दशक में अगर कोई भी चुनाव लड़ा गया है तो उसमें ये कास्ट इक्वेशन को इग्नोर किया गया होगा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा, राज्य की विधानसभा। चूंकि हम हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमें तमिल भाषा या दूसरी साउथ की भाषाएं नहीं आती या मराठी नहीं आती, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन केशव जी जो हैं लंबे वक्त तक कर्नाटक में रहे हैं, कन्नड़ भाषी भी इनको कह सकते हैं, ठीक ठाक कन्नड़ बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इनका कहना है, और ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन भी है, कि जो साउथ की राजनीति है उसमें जाति उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि बिहार यूपी में। बिल्कुल, और आज देखिए कर्नाटक में सत्ता का संघर्ष चल रहा है कांग्रेस के अंदर ही। हम थोड़ा डेविएट कर रहे हैं बिहार से, बिहार पे फिर आएंगे। आपने कर्नाटक का नाम ले लिया, वहां पर जो अभी मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, डीके शिव कुमार अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं। और इससे पहले अगर देखें तो लिंगायत मुख्यमंत्री काफी रहे हैं कर्नाटक में। और ये भी मानिए कि कर्नाटक में कांग्रेस की एकात्म सत्ता का अगर अंत हुआ था तो वो लिंगायतों की नाराजगी की वजह से हुआ था। बी आर पाटिल को हटा करके जिस तरह से राजीव गांधी ने एक मोल ली थी लिंगायतों की नाराजगी, वो उन्हें अभी तक झेलनी पड़ रही है जी। और वोक्कालिगा समुदाय कि डीके शिव कुमार अभी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, क्योंकि अहिंदा वोटों के बिखराव का खतरा है, डीके शिव कुमार के साथ जो वोट बैंक है उसके बिखराव का खतरा है। तो ये जो जाति और समुदाय की राजनीति है, लगभग हर प्रदेश में ये एक निश्चित मात्रा में
अपना प्रभाव जरूर रखते हैं। हाँ, हो सकता है कहीं पर ज़्यादा रखें, कहीं पर कम रखें। और ये क्यों, अगर आप गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ भी जातीय समीकरण पे चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। दरअसल अगर आप इसको ऑनेस्टली देखें तो आप ये स्वीकार करेंगे कि किसी भी देश प्रदेश का चुनाव आज की तारीख में विकास के वादे पे नहीं जीता जाता है। अगर विकास के वादे पे सरकार चुनी जाती तो 2004 में इंडिया शाइनिंग का वो हश्र नहीं हुआ होता जो जिसे हम आज याद करते हैं। जी ज़रूर, उस समय अटल जी ने नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, जिसको उस टाइम पर इंडिया कैच करने के लिए तैयार नहीं था। हम यहाँ पर बात कर रहे थे जाति की, तो एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता देते हैं कि जो संभावित मंत्री इस बार बिहार को मिलने वाले हैं उसमें से कौन सा मंत्री किस जाति से हो सकता है। चूँकि ये कहने में बहुत ही ऑड लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है कि हम इस तरह से जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच है, इसको नहीं ठुकराया जा सकता, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इन दिनों देश में हो रही है, होती आई है और आगे भी होती लग रही है, तो जाति को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसकी बात करना भी ज़रूरी है। विजय कुमार चौधरी जदयू से आते हैं, भूमिहार है। पहले जदयू की बात करते हैं और फिर विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये यादव समुदाय से आते हैं। श्रवण कुमार हैं जो कुर्मी जाति से आते हैं। अशोक चौधरी दलित हैं। लेसी सिंह राजपूत हैं। जमा खान मुस्लिम हैं। रत्नेश सादा दलित हैं। सुनील कुमार दलित हैं। श्याम रजक दलित जाति से आते हैं। दामोदर रावत अति पिछड़ा जाति से आते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी से संभावित मंत्री हो सकते हैं, एक बार उनकी भी जाति टटोलने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। रेणु देवी अति पिछड़ा जाति से आती हैं। नीतीश मिश्र ब्राह्मण जाति से आते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं। नीरज कुमार बबलू राजपूत जाति से आते हैं। संजय सरावगी वैश्य जाति से आते हैं। हरी साहनी अति पिछड़ा जाति से आते हैं और रजनीश कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। तो इस तरह से आप अगर मंत्रिमंडल को जाति के ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, जाति के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि हर जाति को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। मुस्लिम समुदाय के पास यहाँ पर एक सीट है वोट के हिसाब से, और उनका राज्य में जिस तरह से उनकी संख्या है उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कम दिख रहा है। और इसके अलावा लगभग सर सभी जातियों को इसमें साधा गया है। जाति गणित बड़े, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर जो है बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर गढ़ा गया है। यहाँ पर उनकी काबिलियत, उनकी प्रासंगिकता और उनका जाइंट किलर होना, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन इसमें जो मुझे 30% फैक्टर लग रहा है वो जाति का भी है। नहीं, डेफिनेटली जब कैंडिडेट को टिकट ही दिए जाते हैं जातीय आधार पर, सामुदायिक आधार पर, और दरअसल देखें तो सामाजिक न्याय का आधार भी जातियां ही बनी है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उससे आप कब तक मुंह चुराएंगे। ये स्थिति है, जब टिकट बंटवारे में ही जातियों का ख्याल रखा जाता है तो उसी अनुपात में उम्मीदवार जीत के भी आते हैं। और फिर जब अगर कैबिनेट की संरचना है या फिर विधानसभा की जो संरचना बनती है उसमें भी उसी जातियों का प्रभुत्व दिखता है, उसी तरह से जातियों का प्रभाव दिखता है। तो ये तय बात है। हालांकि अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो नीतीश कुमार खुद जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं 10वीं बार, वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। उसके अलावा 2 और कुर्मी मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग से 3 लोगों को जगह मिल सकती है, 3 ब्राह्मण को भी जगह मिल सकती है, मिल रही है। बल्कि यादव समुदाय से मुझे लगता है अभी तक जिन नामों की चर्चा हुई है उसमें से 2 लोग हैं, एक रामकृपाल यादव और एक विजेंद्र यादव। इन 2 लोगों को जगह मिल सकती है। नीतीश कुमार मंच पर आ गए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं बिहार की जनता का और बता रहे हैं कि आपने हमें एक बार चुना है फिर से, और एक बार फिर से हम आपके होने जा रहे हैं। और ये वो घड़ी है जिसको इतिहास में एक अलग तरीके से लिखा जाएगा। मैं नहीं जानता कि वो स्याही सुनहरी होगी या नीली होगी या लाल होगी, पर एक अलग ढंग से तो लिखावट इसकी लिखी जाएगी, क्योंकि ये बहुत रेयर है। भले ही जैसा कि सर ने कहा अभी कि सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले हैं। ये देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान गले लगते हुए, पुष्कर सिंह धामी, भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा है मंच पर। आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने सारे, भूपेंद्र भाई पटेल, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, अमित शाह, इतने सारे बड़े दिग्गज एक मंच पर। ये मूवमेंट बहुत ही रेयर है, ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा रेयर है जब इतने सारे लोग एक साथ बैठे हों। और ये अलग अलग मोती जरूर हैं लेकिन इनका धागा एक ही है। ललन सिंह शायद कुछ देख रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि तैयारियां सब दुरुस्त हैं या नहीं है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी सादगी के साथ मंच पर हैं। कोई विशेष पहनावा उन्होंने नहीं पहना है, कोई विशेष कलर की जैकेट नहीं पहनी है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देखने को मिलता है। मौके के हिसाब से उनकी जैकेट के रंग होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सादगी भरी जो इमेज है वो उसको मेंटेन करते ही रहते हैं। चाहे उनके, मुझे नहीं पता कि वो अपने साथ उस तरह के डिजाइनर्स और ये सब सिलेक्ट करने वाली एक टीम रखते हैं या नहीं, पर जो उनकी एक इमेज मेंटेन करते हैं एक आम बिहारी की, वो मंच पर भी मेंटेन करने में कायम रहते हैं। 100 में से 100 बार ये आपको देखने को मिल जाएगा। सम्राट चौधरी भी यहाँ पर कुछ तलाश रहे हैं कि कब शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह, और अभी तक हालांकि ये उम्मीद थी कि शायद शुरू हो जाएगा। 2 मिनट बाकी है 11:30 बजने में। मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद मुहूर्त भी लिया गया होगा इसके लिए। और भाजपा के सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, ये भी मंच पर हैं, और पवन सिंह भी हैं। साथ ही चिराग पासवान की मां भी मंच पर आज मौजूद है, रीना पासवान जी। बिल्कुल सिद्धार्थ। और नीतीश कुमार की अगर आप बात कर रहे थे, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में सम्यक रूप से, व्यापक रूप से समाजवादी विचारधारा को जीते हैं, न केवल उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादियों की जैसी रहन सहन होती है, नीतीश कुमार उसी तरह से रहते हैं। न पहनावे और आवे में, खान पान में कोई लाव लश्कर नहीं होता है, बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। सब कुछ है उनका। अगर पूरा ऑरा आप देखें तो बिहार की राजनीति पर उनका एक अद्भुत प्रभाव है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बना कर रखा है जिसमें से एक आम आदमी की प्रतिध्वनि परिलक्षित होती है, सुनाई देती है, कि लगता है कि ये हमारे आपके जैसा ही कोई व्यक्ति होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक नाम सर इस नए मंत्रिमंडल में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो, उसका कारण क्या है और क्यों पसंद आया है, कौन सा है वो नाम? नहीं, बिल्कुल। हालांकि मंत्रिमंडल की शपथ अभी नहीं हुई है, अभी उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें से जो संभावित नाम है उनमें से कोई मुझे अगर चुनना पड़े तो मैं श्रेयसी सिंह को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। इस लिस्ट में श्रेयसी सिंह, जिन्होंने जमुई से जीत दर्ज की है, बीजेपी की विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बनी हैं। 2020 में भी उन्हें जीत मिली थी और वो कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीत चुकी हैं, ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे युवा और प्रतिभावान चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलना मुझे लगता है सर, मुझे पर्सनली बीइंग अ फॉर्मर स्पोर्ट पर्सन, ये पता नहीं क्यों मेरे लिए गौरव का पल है कि श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर, अब लग रहा है इंतजार अब खत्म हो चुका है, राष्ट्रगान शुरू हो चुका है, सभी नेता खड़े हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभी नेता वहां पर राष्ट्रगान चल रहा है और इसके बाद शुरू होगी वो बेला जब एक एक करके बिहार के करीब करीब 25 मंत्री आज शपथ लेंगे और उसमें 26वां नाम होगा नीतीश कुमार का, जो सबसे मुख्यमंत्री होंगे। श्रेयसी सिंह के बारे में सर मैं बात कर रहा था। जी बिल्कुल। श्रेयसी सिंह से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि बिहार का जिन चीज़ों में पिछड़ापन अभी तक गिना जाता है उसमें से एक खेल भी है। बहुत ज़्यादा प्लेयर वहाँ से आते भी हैं तो हाईलाइट नहीं हो पाते और आते भी कम हैं वहाँ पर। ये इस तरह की स्पर्धा जो है काफ़ी कम है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि श्रेयसी सिंह अगर बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं तो उन्हें खेल मंत्रालय दिया जाए और फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि बिहार से मुझे वो टैलेंट देखने को मिले जिसका इंतज़ार सभी बिहारी कर रहे हैं कि एक मौका वो भी डिज़र्व करते हैं अपने प्रदर्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ श्रेयसी सिंह
बहुत ही शानदार मंत्री साबित होंगी इस कार्यकाल में। बिल्कुल, और श्रेयसी सिंह के डीएनए में है ये प्रशासन और राजनीति भी उन राजघराने से आती है जी और इनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जी, मध्य प्रदेश वाले नहीं, बिहार वाले दिग्विजय सिंह, वो भी राजा थे। हाँ बिल्कुल, राजा थे वो। और गिद्धौर जो राज हुआ करता था, गिद्धौर राज के ये लोग वंशज हैं। जी और दिग्विजय सिंह जनता दल यूनाइटेड में थे, बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे प्रशासक थे और बहुत अच्छे निशानेबाज भी थे। वो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो इनको निशानेबाजी भी जो मिली है वो विरासत में मिली है, उसी तरह राजनीति भी विरासत में मिली है और एडमिनिस्ट्रेशन भी विरासत में ही नहीं मिला है। और उस विरासत को इन्होंने ढंग से पॉलिश किया है। बिल्कुल। और एक और मजेदार बात यह है कि श्रेयसी सिंह डीपीएस दिल्ली में तेजस्वी यादव की जूनियर थी। दोनों एक ही स्कूल के हैं। तेजस्वी यादव वो भी क्रिकेट खेलते थे, वो भी स्पोर्ट्स पर्सन थे। क्रिकेट में कोई ऐसा मुकाम उन्हें हासिल नहीं हो पाया और फिर उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। श्रेयसी सिंह आज भी, पिछली बार आपको बता दें कि विधायक रहते हुए उन्होंने ओलंपिक्स में भाग लिया था। निशानेबाजी प्रतिस्पर्धाओं में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में वो भारत का प्रतिनिधित्व तो आज भी करती हैं। तो यह बहुत ही सुखद है कि ये कितनी अच्छी बात है। मतलब ये विदेश की राजनीति में देखने को मिलता है कि नेता जो है इस तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं जहां से लोगों को सीधे प्रेरणा मिल सके। भारत में ये बहुत ही कम। अब हम यहां से लाइव जाएंगे, मंत्रियों के नामों की शुरुआत हो चुकी है। श्री मंगल पांडे जी का नाम दिलीप कुमार जायसवाल, श्री अशोक चौधरी, श्रीमती लेशी सिंह, श्री मदन सहनी, श्री नितिन नवीन, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई। शपथ ले ली है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.